मैं और बात करूंगा आपसे। राहुल लाल जी की तरफ मैं चलता हूं और राहुल लाल जी से खास तौर से मैं जानना चाहूंगा कि राहुल लाल जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सबसे पहले थोड़ी बहुत अपडेट भी मैं चाहूंगा कि अगर आप दे सकें, और इसके साथ साथ जो ये अभी जिस तरह से मारा है, जिस तरह से क्या क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी इजराइल को कामयाबी है, या जो नेतन्याहू ने कहा कि साहब हम जंग जारी रखेंगे, और जिस तरह से अभी जो नए चीफ आए हैं खलील अलैया, उन्होंने कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो और आज एक बहुत बड़ा हमला मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है, और उसमें बड़े पैमाने पे जो इजराइल के जवान है आईडीएफ के, वो मारे गए हैं। यानी उधर भी मौतें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। तो कैसे इसको देखते हैं डॉक्टर राहुल लाल जी? देखिए, जो जब लड़ाई की युद्ध की स्थितियां बनती है, वार की स्थितियां बनती है। एक मिनट राहुल लाल जी, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। कई बार गुफ्तगू में उनका जिक्र नहीं कर पाता, और क्योंकि बहुत शुरू से हमारे साथ मिसाल मेहदी, बशीर अहमद, बाबा खान, इसके अलावा अली अख्तर, यूनुस चौहान, और हमारे साथ जुड़ गए अली अख्तर साहब, नजीर खान साहब, गुलजार पटेल साहब, मोहम्मद जकरिया, वी इंडियन, नजीर खान साहब, अयान जयपुर से, नजर अली, गौहर बच्चा ये अहमदाबाद से, इसके अलावा जैनुल रजा साहब, बतिस्ता अफरोज, अमित शुक्ला की पाठशाला, अमित शुक्ला जी, एजाज मीर, और इसके साथ साथ इजराइल खान, शकील शेख, मोहम्मद शकील, यूनुस चोरवाडा, फिरोज खान, आरिफ अंसारी, मसूद खान, नुसरत हुसैन, इसके अलावा नुसरत हुसैन, नजमी भाई, असलम लवारे, हसन रिजवी, मोहम्मद जहांगीर पाचा, शेख वली, मोहम्मद जयाउल हक, नसीम अहमद, अली हमजा, मोहम्मद रईस, ये तमाम लोग जुड़ गए हैं। मैं इनका खैर मकदम करता हूं। और ये अब्दुल रहमान साहब वो भी जुड़ गए हैं। राजा सिंह राजपूत जी आदाब, वो भी जुड़ गए हैं। सबको जी आदाब। जी राहुल जी माफ कीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए, जो वार की स्थितियां जब होती है तो उसमें सूचनाएं छुपाई जाती है। इजराइल अपनी सूचनाओं को लगातार छुपाने में लगा हुआ है। वो जो दूसरे पक्ष को जो हानि पहुंचा रहा है उसके बारे में तो डंके के चोट पे वो जानकारी देता है, लेकिन अपने पक्ष के बारे में, और चूंकि देखिए जो अधिकांश जो बड़ी जो वेस्टर्न मीडिया है वो इजराइल के खबरों के नुकसान की जानकारी नहीं देता है, तो इजराइल के खबरों के लिए हम लोगों को काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है दूसरे खेमों की तरफ से। अब आप सोच के देखिए कि कल से एक तरह से जब से इजराइल ने ये घोषणा की है, हमास ने माना भी कि हमास जो चीफ नहीं रहे, लेकिन और उसके बाद से खुशी की लहर की स्थिति देखिए, ये एक सफलता जरूर इजराइल को प्राप्त हुई है। लेकिन खलील जो जो नए बने हैं हमास प्रमुख, उनका प्रथम भाषण ही जो हम लोगों ने देखा, खलील अल अय्या, उन्होंने जो फर्स्ट अपना स्पीच दिया है वो काफी जोश खरोश वाला स्पीच है। हम लोग देख रहे थे कि इसके पहले जो वेस्टर्न जो तमाम देश है, अमेरिका और उनके सहयोगी देश, सब लोग यही चीज कह रहे थे कि अब स्थितियां जो है काफी ज्यादा इजराइल के पक्ष में झुक गई है, अब बंदूकों पे हॉस्टेजेस को आसानी से छुड़ा लिया जाएगा, अब दबाव में आ जाएंगे वो लोग। लेकिन नए हमास प्रमुख ने बिल्कुल डंके के चोट पे घोषणा कर दी कि जो आपने रखा भी, कि उन्होंने शर्त बिल्कुल स्पष्ट रख दिया कि भाई अस्थायी जो है कि जब तक गजा में वहां पर युद्ध की समाप्ति जैसी स्थितियां नहीं बनती है, समाप्त साल से ऊपर का समय हो चुका है। टेररिज्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ते लड़ते आप क्या मासूमों को मार देंगे, आप महिलाओं को मार देंगे? ये कौन सी टेररिज्म की लड़ाई चल रही है दुनिया के इस हिस्से में? क्योंकि 45,000 से ज्यादा जो है कि सामान्य नागरिक, सामान्य किस्म के लोग जिनका किसी किस्म से कोई संबंध नहीं था, वो इसमें जो है कि चपेट में आ चुके हैं। मूलभूत बुनियादी भोजन पानी जैसी चीजें भी वहां पर मैसर नहीं है। तो हमास कहीं से भी उस घटनाक्रम के बाद से जो उनका नया बयान आया है, वो कहीं से झुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए उनके पास कोई विकल्प है भी नहीं, तो वो सीधे सीधे काफी मजबूती से नजर आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो इजराइल समझ रहा था कि उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, कहीं कहीं बैकफुट तो वही है। अब मुमताज भाई आपको याद हो, 1 अक्टूबर को जब उसमें हमला, ईरान के हमले हुए थे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने क्या घोषणा किया कि 90% हमलों को हमने रोक दिया, हवा में ही रोक दिया। लेकिन अब जो हम लोग देखें कि जो
खुद इजराइल के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सूचना आ रही है, वो सूचना क्या है कि इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वो नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है जो इंश्योरेंस के लिए क्लेम आ रहा है ममता जी। वो एक एक छोटे छोटे एरिया में 2000-3000 घर ऐसे बर्बाद हुए। तो आप सूचना छुपा देते हैं, लेकिन आप ही के यहां से सूचनाएं निकल निकल के आ रही है ममता जी, इजराइल की तरफ से ही सूचनाएं आ रही है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि जो हम लोग, क्योंकि आज के लड़ाई में क्या हो रहा है, वार में क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन वारफेयर की भी स्थिति है। आप एक तरफ की सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को आप छुपा लेते हैं और अपना शेर बनने का नाटक करते हैं। इजराइल की स्थिति को मैं देख पा रहा हूं कि इजराइल झूठा शेर बनने के नाटक में लगा हुआ है। इजराइल का खजाना भी खाली हो रहा है। अब इजराइल लगातार धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। तो वो जो देखिए, इजराइल को कुछ सफलताएं मिली है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कई बड़े ईरान के संदर्भ में भी कई तरह की जो बड़ी है जो चीजें नुकसान हुए, लेकिन इस प्रकार के नुकसान के बावजूद भी इन लोगों ने अपना हौसला काफी मजबूत बना के रखा हुआ है। और अब जो मुझे दिख रही है ईरान की जो स्ट्रेटजी, मैं समझ पा रहा हूं कि अलग अलग हिस्सों में जो भी उनके छोटे छोटे समूह के लोग भी, वो भी बड़े मजबूती से जवाब दे रहे हैं। चाहे वो इराक के क्षेत्र में उनके जो इराक के हिस्से से आप देखिए इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हुती विद्रोहियों का तो मामला है, जो दर्शक जो हमारे हमलों के दर्शक सुधीजन है वो जान रहे हैं पहले से। लेकिन अभी वो मुख्य पावर का प्रयोग ना करके छोटे छोटे तमाम शक्तियों का प्रयोग वो कर रहे हैं। 1 अक्टूबर का दिन हो चुका है मुमताज जी, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इजराइल कितनी बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था, उस धमकी का कौन सा हिस्सा हम लोगों को दिखा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत जो ईरान के भीतर जो कुछ जासूस किस्म के लोग होंगे, उससे कुछ जरूरी सूचनाएं हासिल करके कुछ सफलताएं वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता ऐसी नहीं है कि वहां पे मैं देख पा रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान देखिए युद्ध तनाव के क्षेत्र में जा चुका है, लेकिन ईरान ने जो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ी है मुमताज भाई, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। इस समय जब ये लड़ाई पिछले 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, लोगों की अपेक्षाएं थी कि बाकी अरब वर्ल्ड भी खुलकर सामने में आएगा। देखिए ये जीनोसाइड की स्थिति है, गाजा में जो स्थितियां बनी है उसको हम लोग कहते हैं बृहत नरसंहार की स्थिति। उस बृहत्तम नरसंहार की स्थिति में ईरान खुलकर एक तरह से सामने में आया है। अब देखिए स्थिति क्या है? स्थिति है कि ईरान के पास जो समृद्ध इंडस्ड यूरेनियम है उसका भी पर्याप्त भंडार है उसके पास, और वो जब चाहे तब कम से कम 4-5 परमाणु बम बिल्कुल आसानी से बना सकता है। अब बताइए कि पश्चिमी देशों के पास इसके लिए क्या चाह रहा है, इस चीज से निपटने के लिए क्या रणनीति है उनके पास? तो ये हमें लग रहा है कि कहीं कहीं तो अमेरिका का चुनाव है मुमताज भाई, जिस कारण से ये लड़ाई इतनी लंबी खींची है। अमेरिका के चुनाव होते ही हमें नहीं लग रहा कि अब इसको बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी इस लड़ाई को बहुत ज्यादा आगे ले जाने में कहीं कहीं सक्षम है, मुझे नहीं दिख रहा। क्योंकि जो इजराइल से खबरें आ रही है कि इजराइल के ऊपर भी फाइनेंशियल बोझ काफी ज्यादा है, भले इजराइल उसे स्वीकार न करे, लेकिन वो चीजें हम लोग को दिखाई देती है कि क्या स्थितियां बनी पड़ी हुई है इजराइल की। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स का दर बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में जो खुशी की खबरें वेस्टर्न मीडिया दिखा रही है कि हमास प्रमुख के निधन के बाद बड़ी इजराइल में खुशी मनाई जा रही है, मैं आपको डंके के चोट पर कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समझ के हिसाब से कि वो चंद लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं। बाकी लोगों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत ही टूट फूट गई है, वहां पे वो बेचारे खुशी मनाने की हालत में नहीं है। जो इजराइल के भीतर से ही जो खबरें आ रही है, वार किसी भी स्थिति में सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं होता है। इजराइल अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू एक लड़ाई एक जो है कि कहते हैं कि इन्फिनाइट एक लंबी लड़ाई में चले जाएंगे, वो कहते हैं कि हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। आप अपने कुर्सी को बचाने के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू अपने कुर्सी को बचाने के लिए एक लड़ाई का उन्होंने शुरुआत किया है। लड़ाई का शुरुआत आप कर सकते हैं मुमताज भाई, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन लड़ाई खत्म कैसे होगा वो केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। और उसी एक विकट परिस्थिति में वो फंस गया है इस समय, और सारा चीज का बोझ वो ढो रहा है। वो भले स्वीकार ना करे, केवल अमेरिका के इलेक्शन तक आप देख लीजिएगा कि अमेरिका के इलेक्शन तक उनको अभी सभा का समर्थन खुल के मिल रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, उनको जो खुल के सपोर्ट मिल रहा है वो खुल के सपोर्ट मिलना भी बंद हो जाएगा मुमताज जी। अब जो परिस्थितियां है हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशंस की चर्चा करते हैं, उस चर्चा में अमेरिका और उसके सहयोगी मित्र देश हम लोग को समझ में आते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि दूसरा जो खेमा है, चाहे वो चीन का खेमा हो, रूस का खेमा हो, और दूसरी जो शक्तियां हैं उनकी भी भूमिका काफी बड़ी होती है। हम लोग भारत से बात कर रहे हैं मुमताज जी,
भारत में हम लोग देखिए, भारत सरकार की स्थिति को देखिए, इनके इनके कई रवैयों को देखिए। ये भारत में घरेलू बयान कुछ और देते हैं यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन आप देखिए लेबनान में सहायता सामग्री पहुंचाने में भारत सबसे अग्रगण्य रहा। तो आप घरेलू राजनीति में इनके स्टैंडर्ड कुछ अलग किस्म के हैं। बाहर बाहर के राजनीति में इनको पता है कि वो पूरा सेक्शन कितना महत्वपूर्ण सेक्शन है। 2019 से हम लोग ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना नुकसान हुआ है। भारत की पॉलिसी थी कि हम लोग केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंधों को डालेंगे, लेकिन ईरान के संदर्भ में अमेरिका के दबाव में आके हम लोग अमेरिका का घटिया किस्म का तेल भी खरीद रहे हैं। मैं तो खुल के बोलूंगा, मैं अमेरिका का तेल का क्वालिटी बहुत घटिया घटिया किस्म का मिलता है भाई, ईरान से महंगे दर पर खरीदा जा रहा है। तो ये तो हम लोग के जो देश के जो नीति नियामक है, फॉरेन पॉलिसी के मेकर्स है, वो जाने कि उनको ये नुकसान करा के क्या लाभ हो रहा है। जबकि आपको याद हो, सुषमा स्वराज जी का बयान हमें अभी भी याद है, उन्होंने संसद सदन के भीतर कई बार ये बयान दिया था कि भारत किसी भी देश का जो आर्थिक प्रतिबंध है, जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, भारत नहीं मानता। भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुली पॉलिसी है कि हम लोग केवल यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध को मानते हैं। तो उस समय जब यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में कोई प्रतिबंध नहीं लगाए थे, तो किस आधार पर ईरान के तेल की, यहाँ तो है, ईरान के तेल की क्वालिटी काफी बेहतर थी, और ईरान हम लोगों को कोई डॉलर नहीं देना पड़ रहा था। ईरान को जरूरत की वस्तुओं के बदले में हम लोग ईरान से तेल ले रहे थे। तो वो उन सब चीजों से जो हम लोग अमेरिका से, सोचिए आप अमेरिका से किसी तेल को भारत में लाया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, और अगर ईरान से लाया जाता उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जब आपने अमेरिका के विरोध के बावजूद भी आप रूस से सामान खरीद सकते हैं, और आप अभी अगर रूस यूक्रेन युद्ध में जो है कि बड़ी सुरक्षा बटोरते हैं, कभी यूक्रेन जाकर कभी रूस जाकर, तो इस मामले में फिर ये जो भारत सरकार की नीति है वो मुझे समझ में नहीं आती कि ईरान के संदर्भ में, क्योंकि वो हम लोगों का बहुत ही परंपरागत किस्म का बहुत ही पुराना मित्र रहा है मुमताज भाई, तो उस मित्रता को बड़े संभालने की जरूरत है। और उस मामले में मैं मानता हूं कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक फेल रही है अभी के घटनाक्रम में। मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, अब तो हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हमारी फॉरेन पॉलिसी इस चीज को लेकर, विशेषकर तेल को लेकर, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से फेल रही है हमारी पॉलिसी मुमताज भाई।